नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। न्यूज 24 के मेगा इवेंट मंथन में देश और प्रदेश के जाने माने दिग्गज जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति की नब्ज पर पकड़ रखने वालों से अब अगले सेशन में इस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या प्रदेश की राजनीति धर्म और जाति से ही चलेगी। आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं। वापस नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। न्यूज 24 की इस खास पेशकश यूपी मंथन में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा का चुनाव भी बिगुल बज चुका है और अब गठबंधन भी तैयार हो रहे हैं, राजनीतिक रणनीतियां अख्तियार की जा रही हैं, उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है और साथ ही साथ घोषणा पत्र भी, तमाम वादे किए जा रहे हैं। विकास की ढपली हर कोई राजनीतिक दल, हर कोई गठजोड़ पीट रहा है। गरीबों की बात हो रही है, किसानों की बात, मजदूरों की बात, मिडिल क्लास की बात, कारोबारियों की बात। लेकिन ये सब ऊपर की पोस्चरिंग है क्या? ये सतही बातें हैं क्या? क्योंकि दरअसल थोड़ा अंदर झांकेंगे तो चाहे सुप्रीम कोर्ट ये कहता रहे कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर वोट ना मांगे जाएं, चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई की बात भी करता रहता है, आदर्श संहिता के उल्लंघन को लेकर लगातार उम्मीदवारों को नोटिस पर नोटिस भी जारी करता है। लेकिन क्या दरअसल विकास की बातें, रोजगार की बातें, शिक्षा की बातें, सेहत की बातें, किसानों के हक की बातें, क्या ये महज दिखावा है? और दरअसल साम दाम दंड भेद के इस खेल में, इस चुनावी गणित में जात पात के बिना चुनाव दरअसल लड़ा ही नहीं जाता। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आप किसी भी राजनीतिक दल की सूची पर, उम्मीदवारों की सूची पर नजर डालेंगे तो पाएंगे हमने इतने ब्राह्मणों को वोट दिए, हमने इतने पिछड़ी जाति को वोट दिए, टिकट दी, इतनी अति पिछड़ी जातियों के उम्मीदवारों को टिकट दी है, इतने मुसलमान खड़े कर दिए, इतने दलित खड़े कर दिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यूपी यही चाहता है? इसी पर करेंगे आज हम चर्चा। और मेरे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान शरीक हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता विनय कटियार, और वरिष्ठ नहीं, बड़े तेज तर्रार भी हैं, अभी बड़े सौम्य मुद्रा में बैठे हुए हैं, लेकिन तेज तर्रार हैं, इसमें कतई कोई शक व शुबा नहीं है। और मेरे साथ दिल्ली से कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष, बल्कि मैं कहूं राज बब्बर हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ संघ विचारक राकेश सिन्हा भी हैं। शुरुआत आपसे नरेश अग्रवाल जी, जात पात कड़वी हकीकत है क्या? सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता रहे, चुनाव आयोग कितने भी नोटिस दे दे, जात पात के बिना चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है। नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज उत्तर प्रदेश में, क्या उत्तर भारत में, जाति कहीं ना कहीं प्राथमिकता जरूर दिखाई देती है। वैसे हम लोगों ने कोशिश की कि जाति धर्म से ऊपर उठकर चुनाव लड़ें। हमने तो अपनी लिस्ट में नहीं घोषित किया कि कितने बैकवर्ड हैं, कितने माइनॉरिटी हैं। आप तो यादव मुसलमान गठजोड़ पर चुनाव लड़ते आए हैं, जीतते आए हैं। पहली बार आपको दिखाई देगा कि MY कहीं पर से टूटा। हाँ। और आज वो लोग अखिलेश को वोट देना चाहते हैं। हाँ। जो कभी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहे। यही तो एक बदलाव हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, और जिसके लिए हम कह सकते हैं कि अखिलेश मतलब अब बदले हैं, इस बार बदलाव ने जो सोच बदली है उत्तर प्रदेश की लोगों की, कि उत्तर प्रदेश में विकास की सोच, समाजवादी पार्टी की भी सोच बदली है, नेताजी की भी सोच बदली है, नेतृत्व के समाजवादी पार्टी की, नेताजी की भी सोच बदली है। नेताजी ने अपनी पूरी राजनीति मुसलमान यादव वोट बैंक पर कर डाली। नेताजी हमारे संरक्षक है, मैं उन पर कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। हाँ। लेकिन मैं कह सकता हूँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक उत्तर प्रदेश में पहली बार पहल की, और उत्तर प्रदेश में आम जनता ये कहने लगी कि पहला उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। हाँ। जो विकास की ओर ले चल रहा है, जो जाति पाति धर्म से अलग हटकर सबको साथ ले जाना चाहता है। तो बदलाव के संकेत की ओर आप इशारा कर रहे हैं। राज बब्बर साहब, आप कांग्रेस के प्रदेश की तरफ जाना चाहूंगा। 2013 तब यकायक विकास पुरुष गुजरात के नरेंद्र मोदी, वो चाय बनाते थे, वो तो पिछड़ी जाति के हैं, वो किस समाज के हैं। आपके ताजा तरीन प्रदेश अध्यक्ष बने हैं केशव प्रसाद मौर्य, वो भी चाय बनाते थे, अखबार बेचते थे, वो भी पिछड़ी जाति से आते हैं। ये जाति पर इतनी तवज्जो क्यों कटियार साहब? ये वोट के लिए है ना सारा? जाति पर तवज्जो नहीं है,
लेकिन कोई अगर उस जाति के अंदर पैदा हुआ है तो कोई अपराध है क्या? नहीं बताया क्यों जाए? सवाल उसके ये ढोल जाता नगाड़े क्यों नहीं पीटे नहीं जाए? नहीं, सवाल ये उठता है अगर जाति भी आगे लिखते हैं या तो इस देश के अंदर जाति आगे लिखना बंद कर दी जाए, उसकी परंपरा ही समाप्त कर दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट का तब तो ये समझ में फरमान आता। तर्क संगत नहीं है, व्यवहारिक नहीं है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कागजी अगर है। सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए, लेकिन अगर हर एक व्यक्ति की, अब नरेश अग्रवाल लिखते हैं, विनय कटियाल लिखते हैं, तो ये जाति तो अपने आप में आ जाती है ना। अगर कोई किसी पद पर चला जाएगा तो जाति तो आ जाएगी। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट का आदेश दरअसल वो तर्क संगत नहीं है, वो व्यवहारिक नहीं है, जमीनी हकीकत से जुदा है। अब वो जो भी है, लेकिन हकीकत इधर कुछ और है। और जात पात के नाम पर वोट तो मांगे जाएंगे। नहीं, जात पात के नाम पर तो वोट नहीं मांगे जाते। नहीं, आप बताइए ना, कोई भी नहीं, सूची जाति- बनती है, इतने ब्राह्मण हैं जी, इसमें इतने जाटों को हमने वोट दे दिया, इतने जाटवों को वोट दे दिया, इतने क्योरी हैं, इतने कुर्मी हैं। ये तो बाकायदा हर राजनीतिक दल करता है। मैं सिर्फ बीजेपी से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। देखिए, टिकट का जहां तक बंटवारा होता है तो स्वाभाविक है आपको सबको लेकर साथ में चलना पड़ेगा, एक से नहीं चलना पड़ेगा। और भारत के अंदर आधा भारत ऐसा है, मगर संपूर्ण भारत कहे तो अतिशयोक्त नहीं होगा, पूरा जातियों के अंदर बटा हुआ है। उसके नाम अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब जातियां इसमें बटी हुई हैं तो उनको सब कहते हैं हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। सारे लोग कहते हैं हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। किसी के समाज का कहीं कुछ होता है, टिकट नहीं मिलती है, तो गणित समाज अब लगाने लग रहा है। देश प्रदेश की जनता लगाने लगती है, जहाँ चुनाव होता है वहाँ लगाने लगते हैं लोग। वो हर दल में ये काम होता है। तो फिर तो इसका हालत आलम एक दिन ये आ जाएगा राकेश सिन्हा कि पूरे देश की डेमोग्राफी को फीसदी में बांट दीजिए कि जी ये इतनी फीसदी आबादी है, ये इतनी फीसदी है, इतनी फीसदी, इनको इतने जॉब्स दे दो, इतने रोजगार के अवसर दे दो, इतना पैसा दे दो, इतनी मदद कर दो। सब कुछ फिर तो डेमोग्राफिक्स पे ही डिसाइड हो जाएगा। फिर हम भारतीय किस बात के? फिर तो हम जाति के नाम पर बटे हुए हैं। संदीप जी, 50-60 के दशक में हम जब निकले थे राजनीति में तो नारा था कि जाति विहीन राजनीति और जाति विहीन समाज। लेकिन दुर्भाग्य से मैं इसे राजनीति की गिरावट मानता हूं। और इस गिरावट में सबकी सामूहिक जिम्मेवारी है कि इन्होंने जाति का, संप्रदाय का सहारा लेकर अपनी राजनीति की जड़ें मजबूत करनी आसान राजनीति है। लेकिन मैं इसके साथ यह कहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय लोकतंत्र एक उभरता हुआ लोकतंत्र है। इसलिए सामाजिक यथार्थ को देखते हुए जब प्रतिनिधित्व के सवाल को जोड़ा जाता है तो कहीं न कहीं जाति संप्रदाय आता है। लेकिन जाति संप्रदाय को केंद्र में रखकर टिकट देना और कार्यकर्ताओं का की वरिष्ठता का, उनके काम का, उनके योगदान का अवमूल्यन करना, मुझे लगता है लोकतंत्र की सूचकांक का गिरावट है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति को इस आशावाद से दूर नहीं जाना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि जाति विहीन और संप्रदाय विहीन राजनीति ही इस देश को सही रास्ते पर और लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का काम करेगा। जो काम लोहिया जी कहते थे, जो दीनदयाल जी कहते थे। मैं एक छोटी सी बात करके अपनी बात समाप्त करता हूं। एक ऐसा समय था कि कटियार जी ज्यादा उसको बता पाएंगे, जौनपुर से दीनदयाल जी इसलिए चुनाव हार गए कि उन्होंने जाति का सहारा लेने से मना कर दिया। ऐसा हुआ था विनय जी? हाँ, ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा था कि जाति का सहारा लेना नहीं चाहिए। तो इसलिए लेकिन बीजेपी भी भूल गई दीनदयाल उपाध्याय की बातें। नहीं, जनता ही भूल गई। जनता भूल गई। जनता वहाँ की जहाँ चुनाव लड़ रहे थे वहाँ जनता ही भूल गई। मैं 10 सेकंड मुझे एक चीज लगता है कि जब जनता को एक आदर्श नेतृत्व मिलता है, जैसे 1977 में भी चुनाव हुआ तो जाति कहाँ चले गई? जनता ने एक तरफा वोट दिया बिना जाति देखे। 1989 में जब विश्वनाथ प्रताप सिंह का वेव चला तो जनता ने दिया। नरेंद्र मोदी जी 2014 में आए तो उत्तर प्रदेश के जातीय समीकरण को तोड़ते हुए जनता ने वोट दिया। तो मुझे लगता है कि इस आशावाद को नहीं छोड़ना चाहिए। यदि राजनीतिक पार्टियां सही अर्थों में विकल्प देंगी, लोकतांत्रिक संदर्भ में विकल्प देंगी, तो जाति विहीन राजनीति कोई सपना नहीं, यथार्थ बन सकता है। नरेश अग्रवाल जी, दरअसल ये जात पात पर वोट मांगना एक आसान राजनीति है क्या? और इसके अंदर एक बड़ी रणनीति भी है। आप अपनी जात के सरमाएदार बनकर आप दरअसल परिवारवाद या वंशवाद को बढ़ावा देते भी हैं। आप यादवों के सरमाएदार हैं या आप दलितों की नेत्री हैं। ये पूरे भारत में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं कि चौटाला वो जाटों के
नेता बनकर राजनीति करते रहे सालों तक हरियाणा में। फरूक अब्दुल्ला अपनी राजनीति करते हैं, प्रकाश सिंह बादल अपनी राजनीति करते हैं। ये जाति धर्म से जुड़ी हुई राजनीति है, पर दरअसल ये तब्दील हो जाती है वंशवाद में। ये आसान राजनीति है। देखिए, पहले आपसे एक बात मैं कह दूं, वंशवाद का आरोप सिर्फ राजनीतिक दलों पे और राजनीतिक नेताओं पे लगाया जाता है, लेकिन आम अगर व्यवस्था में आप देखें तो डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, पत्रकार का बेटा पत्रकार बनेगा, व्यापारी अपने बेटे को व्यापारी बनाएगा। तो वहीं पर से आप ये व्यवस्था ले लीजिए, जब वो परिवार में हेरिडिटी चलेगा, तो अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति का बेटा राजनीति में आ जाता तो वंशवाद का आरोप क्यों लगा दिया जाता है? तो न्यूज 24 लगातार ये टटोलने की कोशिश कर रहा है क्या धर्म और जाति के आधार पर ही यूपी में राजनीति चलेगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मंथन उत्तर प्रदेश जारी है। दिन भर न्यूज 24 का खास कार्यक्रम मंथन उत्तर प्रदेश जारी है। चलिए सीधा लखनऊ का रुख करते हैं। ये गलती पब्लिक की है। नहीं, पब्लिक की सोच में होता चाहिए। मैं एक बात बड़ी साफ कह दूं, अगर हम अपने नाम के आगे अग्रवाल न लगाए तो जैसे नरेश नाम जाएंगे तो लोग पूछेंगे नरेश आगे क्या आपका नाम है। अगर आप उपाध्याय न लिखें, आप कटियार न लिखें, आज आदमी खुद ही जाति को पहले पूछता है। तो ये एक जाति व्यवस्था सच्चाई है, उसको आप समाप्त नहीं कर सकते। नरेश जी, आप तो बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। हमारा भी दायित्व बनता है, जो राजनीति में हैं उनका एक नैतिक दायित्व है कि राजनीति को वंशवाद से मुक्त करें। आप हर चीज का दोष जनता पे मत देना कि जनता ने हमें जिताया इसलिए हम वंशवाद कर रहे हैं। देखिए, पिछड़ी जाति का उदय हो रहा है। पिछड़ी जाति का उदय लालू जी और मुलायम जी के परिवार तक नहीं होना चाहिए। यह कोई सवाल नहीं कर रहा कि पिछड़ी जाति का उदय नहीं हो। यदि मुलायम सिंह जी पिछड़ी जाति के ही किसी यादव कार्यकर्ता को शीर्ष स्थान पर लाते तो शायद ये आदर्श राजनीति का उदाहरण होता है। 11 कैबिनेट मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी के नेतृत्व में यादव जात के। अब वो उनके परिवार का सिर्फ एक शिवपाल है, बाकी 11-10 जो कैबिनेट मिनिस्टर वो प्रदेश के विभिन्न इलाकों से यादवों में आए। 12 ठाकुर हैं, ब्राह्मण हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, माइनॉरिटी के भी 11-12 हैं। तो ये कहाँ पर से आपने वंशवाद की बात कही? नहीं, जात पात की बात है। जात पात के मैं जो बात कर रहा हूँ, जैसे भाई कह रहे थे कि अगर हमारे परिवार का बेटा या भाई लड़ जाएगा तो वंशवाद है, और दूसरे का लड़ जाए और हार जाए तो मतलब आपके बेटे को टिकट मिलता है, आजम खान के बेटे को टिकट मिलता है, वो वंशवाद क्या बुराई? मैंने जो कहा ना, डॉक्टर अपना बेटा डॉक्टरी बनाता है, आप पत्रकार अपने बेटे को पत्रकार बनाते हैं। और अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी मंथन उत्तर प्रदेश जारी है। रखने वालों से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रदेश की राजनीति धर्म और जाति से ही चलेगी। आपको सीधे लखनऊ लेकर चलते हैं। हमारा वारिस वही होगा। राज बब्बर साहब इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, वकील का बेटा वकील, पत्रकार का बेटा पत्रकार, नेता का बेटा नेता, क्यों नहीं? मैं तो कहूंगा कि साहब एक्टर का बेटा एक्टर भी बनना चाहिए। ये लड़ाई क्या है, मुझे लगता नहीं है कि हम जो है अपने मुद्दे से, हमारा चुनाव जो है मुद्दों पर होना चाहिए, चुनाव जनमानस के सरोकार पे होना चाहिए। ये जातिवाद की बात जो आप कर रहे हैं, ये आज की तारीख में हम क्या तोड़ पाएंगे? चुनाव सामने है। अगर आप किसी बात को तोड़ने भी जाए तो कम से कम संस्कारों को पैदा करना पड़ेगा। एक साथी बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जनता के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों को, जनता को, दोनों को अपनी जिम्मेदारियों को संभालना होगा। जाति से काम नहीं मिलता, ये भी सच है, और जाति से आप चुनाव नहीं जीत जाते, ये भी सच है। किसी वंश के बेटे हैं आप चुनाव जीत जाएंगे जरूरी नहीं है। जब तक आप अपनी छवि और आप अपने उस गुडविल को अगर आगे नहीं ले जाते हैं, वो कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर आप कपूत खड़ा कर देंगे तो किसी भी जाति का होगा, जात जीत जाएगा क्या? अगर आपका बेटा सपूत है तो उसको जात की भी जरूरत नहीं है, उसको जात, अगर जात उसकी है तो उसमें क्या बुराई है? तो जात पर जो ये इतने सालों से वोट मांगे जा रहे हैं विनय कटियार साहब, मुझे ये बताइए कि पिछड़ा आज भी पिछड़ा क्यों है, अति पिछड़ा आज भी अति पिछड़ा क्यों है, दलित आज भी हाशिए पर क्यों है, मुसलमान आज भी मुख्यधारा का हिस्सा क्यों नहीं बन पाया है, जब उनके नाम पर तो वोट मांगे जा रहे हैं। जो नरेश अग्रवाल कह रहे हैं, लोग चुनते हैं, लोग अपने जात के नेताओं को नेता बना देते हैं, तो फिर उनका कल्याण क्यों नहीं हुआ अभी तक? नहीं, ये बात आपकी ठीक है, इसमें बहुत समय लगेगा,
इस काम को करने में। और जिस समय चुनाव प्रक्रिया अपने देश के अंदर प्रारंभ हुई, उस समय से ही ये लगभग प्रारंभ हो गया था। कमोबेश आज कुछ ज्यादा हो गया है। उस समय जरा अशिक्षा का भी वातावरण था, शिक्षित लोग ज्यादा थे। आज वो संख्या शिक्षितों की कम हो गई है। तो लेकिन सब जातिवाद ही करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये भी शाश्वत सत्य है कि अभी जाति चल रही है, इसको रोक पाना अभी फिलहाल बहुत कठिन है। लेकिन जातिवाद का अर्थ ये नहीं है कि आप चौराहे खड़े होकर के आप ये नहीं कह सकते हो, ना पहले कह पाते थे ना आज कह सकते हो कि भाई हमको जितने यादव यहाँ खड़े सब हमको वोट दो, कुर्मी यहाँ जितने खड़े सब हमको वोट दो, पंडित जी यहाँ खड़े सब हमको वोट दो। ये सब कोई नहीं कह पाता है, न पहले कह पाता था न आज कोई कह पाता है। आज भी सब विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। जिसकी सरकार होती है वो अपने विकास चिल्लाती है, जो विपक्ष में होता है वो जो उसके कार्यकाल रहे हैं नहीं काम कर पाया है उसके समय उसकी वो चर्चा करता है और उसके आधार पर वोट मांगता है वो। तो जाति व्यवस्था के उत्थान के लिए, इसके निर्मूलन के लिए दरअसल आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब आरक्षण का मुद्दा मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आप आरएसएस के विचारक हैं। आरएसएस के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ये कहते हैं कि नहीं, ये तो अलगाववाद बढ़ाता है। अल्पसंख्यकों को जो अधिकार दिए गए हैं संविधान में वो गैर जरूरी है, आरक्षण खत्म होना चाहिए। तो उत्थान हुआ नहीं और आरक्षण का मुद्दा लेकर आ जाइए, सब आदमियों को समान अधिकार मिलने चाहिए। आपका प्रश्न आंशिक रूप से गलत है। कैसे? मनमोहन वैद्य जी ने कभी नहीं कहा कि आरक्षण खत्म होना चाहिए। मैं अपनी बात समाप्त कर लूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 1981 में जो प्रस्ताव पारित किया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लिए आरक्षण सामाजिक और आर्थिक यथार्थ है, उस रिजोल्यूशन पर संघ कायम है। मोहन भागवत जी ने दिल्ली में एक पुस्तक के विमोचन में कहा था, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, यदि 100 सालों तक भी आरक्षण की आवश्यकता देनी पड़े उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए देना चाहिए। अलगाववाद की बात मैं कह रहा हूं। जो अलगाववाद उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने से अलगाववाद होता है, ये मनमोहन वैद्य जी क्या, भारत की संविधान सभा के विमर्श को देख लीजिए। सरदार पटेल ने कहा है, सरदार पटेल उन्होंने भीमराव अंबेडकर का भी जिक्र किया। भीमराव अंबेडकर जी ने जो कहा, भीमराव बाबा उन्होंने कहा कि आरक्षण हमेशा के लिए नहीं चल सकता है। बाबा ये तो हमारे शेड्यूल कास्ट के साथी भी कहेंगे। मैं चाहता हूं, मैं एक बात कह दूं कि बाकी लोग शेड्यूल कास्ट को क्लर्क बनाना चाहते हैं, संघ उनको उद्योगपति भी बनाना चाहता है। उसका एक उदाहरण देता हूं। दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स किसने बनाया? मिलिंद कामले ने। कौन मिलिंद कामले हैं? संघ के स्वयंसेवक रहे हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। संघ के कितने सरसंघ चालक दलित रहे? संघ के सभी सरसंघ चालक दलित हैं। कितने? हम अपने कर्म से दलित के रूप में काम कर रहे हैं, दलितों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। बताइए ना, बड़ा पदाधिकारी कौन है? गांधी ने हरिजन सेवक दलित। अगर मैं ये कहूं कि आज तक 9 सरसंघ चालक हुए हैं, 8 ब्राह्मण ही नहीं, चित पावन ब्राह्मण और 1 ठाकुर साहब। आप सुन लीजिए। और आप जाति विहीन समाज की बात करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों में और सेना में योगदान देने के लिए, त्याग करने के लिए जाति नहीं पूछी जाती है। महत्व का यह है कि किसी भी जाति में जन्म लिए, मतलब आप मोहन कर क्यों नहीं कहते? आप सुन लीजिए, आरक्षण को खत्म होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिले। आरक्षण तो 100 साल तक रहे जब तक मुख्य धारा में नहीं आया। एक बात सुन लीजिए, समान अधिकार क्यों ना मिले? सुन लीजिए, मोहन भागवत को समान अधिकार। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, अगर प्रश्न ही होगा तो जवाब भी तो होना चाहिए। मोहन भागवत जी ने कहा, एक कुआं, एक शमशान, एक मंदिर। इसका तात्पर्य क्या है कि जिस तरह से दास्ता के खिलाफ लड़ाई अमेरिका में लड़ी गई, हम अनटचेबिलिटी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। संघ में बड़ा पदाधिकारी तो बना दीजिए। देखिए, पदाधिकारी बनने से ऑर्गेनाइजेशन है वो। कौन कहता है? संघ हिंदू संगठन है। हम हिंदू आइडेंटिटी के अलावा दूसरी आइडेंटिटी नहीं मानते हैं। मेरी कोई जाति नहीं है, कटियार साहब की कोई जाति नहीं। हम सब स्वयंसेवक हैं, हिंदू राष्ट्रवादी हैं। बस हमारी एक ही जाति है, राष्ट्रवाद। हम राष्ट्रवाद के अतिरिक्त किसी जाति को पहचानने के लिए तैयार न है, न कर्म से, न वचन से। राज बब्बर साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर संघ ये कहता है, खुलकर नहीं कह रहे हैं अभी राकेश सिन्हा, कि सबको समान हक मिले, सिर्फ जाति के आधार पर कंपार्टमेंटलाइज ना किया जाए सोसाइटी को, तो गलत क्या कह रहा है? ये कब तक हम ढिंढोरा पीटते रहेंगे और इसका राजनीतिक फायदा उठाते रहेंगे? सवाल है, देखिए, आरएसएस की जो सोच है उसका बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने हमेशा जो मनवादी जो एक इनका विचार है
उस पर काम किया है, और कभी ये खुलकर, कभी ये अंदर ही अंदर काम करके बोलते हैं। जिस तरह से भी अभी बहुत सही कहा कि इनके जितने भी सर संचालक हुए हैं उनकी जात देख लीजिएगा, और तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं वो स्वर्ण जाति के रहे हैं, बल्कि ब्राह्मण रहे हैं मोस्टली, और एक आध शायद कोई राजपूत या ठाकुर रहे हैं। ये हमेशा उस काम करने वाले को, जो मनुस्मृति के अंदर लिखा हुआ है कि काम करने वाला, वो हमेशा उसको नीची नजर से देखते हैं। और अगर आज उसको हमेशा नीचे देखा गया, वो आज भी कहीं ना कहीं कमजोर है, और ये कमजोरी को मानते हैं कि दूर नहीं हुई है, तो फिर किस तरह की बातें क्यों करते हैं? अगर ये इस तरह की बातें आरक्षण को लेकर करेंगे तो समाज के अंदर जो है एक रोष पैदा होगा, और इनका मुकाबला करने के लिए पूरा समाज इकट्ठा होगा। ये एक सरासर एक इस तरह की भावना पैदा करना कि हम आरक्षण हटा देना चाहिए, ये पहले भी इन्होंने किया, फिर करने के चुनाव आता है और ये लामबंद करना चाहते हैं। इनकी सोच, बीजेपी की सोच जो है, जो इनकी बुनियाद है आरएसएस, वो लामबंद करना चाहते हैं कि समाज को बांट दो, उसको उच्च सवर्ण में, उसको बैकवर्ड में, उसको जो है दलितों में, उसको बांटने का काम करो। ये बहुत ही आपने समाज को जोड़ने का काम किया, इसलिए 44 सीट पर चले गए। आप मेरा जवाब सुन लीजिए, बढ़ाना चाहिए। आप जवाब सुन लीजिए। कांग्रेस के कितने अध्यक्ष शेड्यूल कास्ट हुए, जरा बता दीजिए देश की जनता को। कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी कितने हुए? पीसी जोशी की क्या जाति थी? सीताराम येचुरी की क्या जाति है? देखिए सवाल सुन लीजिए, एक सुन लीजिए, एक ऐतिहासिक बात सुन लीजिए। हमने कभी ये तो नहीं कहा कि आरक्षण बंद कर दीजिए। सुन लीजिए, ये क्या बात है कि आप ये कहते तमाम बात आप कहते हैं, जब आप लोग ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए तो समाज में फिर ये सवाल उठते हैं। हमने कभी नहीं कहा कि आरक्षण को खत्म किया जाए। खत्म हो रहा है, दूसरे को क्या खत्म करेगा? बब्बर साहब सुन लीजिए, जो है जिस महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ बनाया, उनसे पूछा गया कि हरिजन सेवक संघ का अध्यक्ष कौन होगा? उन्होंने कहा जो दलितों के लिए काम करेगा वह होगा। आज मोहन भागवत जी और संघ जिसका नेतृत्व करे, 1,57,000 उपक्रम दलितों और आदिवासियों के बीच चलता है। आप 57 उपक्रम का नाम बता दीजिए जो कांग्रेस चलाती हो, कम्युनिस्ट पार्टियां चलाती हो। देश भर में हजारों नौजवान करने के लिए आप काम कर रहे हैं, एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, आपको कन्वर्जन करने वालों का समर्थन कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि रोम का समर्थन करने वाले कौन लोग हैं। आप क्या चाहते हैं देश का? 44 सीट पर क्यों आए हैं? इस यथार्थ को समझिए। आप जो है समाज को पहले कहते हैं आरक्षण खत्म करेंगे, आप अपने एजेंडा को कायम रखना चाहते हैं। आपका कन्वर्जन के नाम पे आप जो है हिंदू मुसलमान लाते हैं, आप जो आरक्षण के नाम पर आप जो है जो स्वर्ण और जो है उसको आप बैकवर्ड और मोस्ट बैकवर्ड में और दलित में लेके बांटना चाहते हैं। आप बंद कीजिए समाज को बांटना। अरे चुनाव होते रहते हैं, आप कम से कम कब तक इस विचारधारा को लेके चलेंगे? अब आप देश की राजधानी में बैठे हैं, तब भी अभी आप इस विचार को नहीं छोड़ रहे हैं। सोनिया गांधी ने सीताराम केसरी के साथ क्या किया, यह भी देश को बता दीजिए। अब मैं 1 मिनट, हमारे साथ विनय कटियार साहब हैं। विनय कटियार, आप पिछड़े वर्ग के साथ में क्या किया ये भी देख लीजिए। वर्ग है, 1 मिनट मैं आता हूँ राजबब्बर साहब आपके पास। वो आप भी अगर आप भी इस तरह के स्टैंड लेंगे तो सोनिया जी आपको भी सीताराम केसरी बना देंगे। एक मिनट सीताराम केसरी जी। विनय जी, आप पिछड़े वर्ग का दर्द भली भांति समझते हैं। मुझे एक चीज बताइए, ये आरक्षण को लेकर ये जाति के आधार पर ही आरक्षण चलता रहे और ये चुनावी मुद्दा बनता है और ये बनेगा। अभी मैं नरेश जी से भी पूछने वाला हूं, लेकिन क्योंकि आप जमीनी हकीकत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आरक्षण का हक आर्थिक आधार पर मिले कि जाति के आधार पर? ये जाति के आधार पर आरक्षण दरअसल एक राजनीतिक औजार नहीं है क्या? नहीं, देखिए, आरक्षण जो है ये आर्थिक और सामाजिक दोनों के आधार पर होना चाहिए। अगर कोई जाति का कोई दलित व्यक्ति आईएएस आईपीएस हो गया तो उसके परिवार के जो लड़के हैं, क्योंकि वो परिवार संपन्न हो गया है, तो फिर उसको कंपटीशन से आने दो, फिर उसको आरक्षण की जरूरत नहीं है। आरक्षण उसको जरूरत है जो सच में दबे कुचले लोग हैं। तो आप संघ की विचारधारा से इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, हम ये रखते हैं। आप उसको थोपिए नहीं हमारे ऊपर। नहीं, मैं आपसे जानना नहीं, आप उसको थोपिए नहीं। वो बात साफ है कि
जब तक दबे कुचले लोग हैं तब तक ये आरक्षण चलता रहेगा। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को कोट किया था। हाँ। और डॉक्टर अंबेडकर जी में जो उनका 16 नंबर वॉल्यूम है उसमें इस प्रकार का उन्होंने उल्लेख किया, बिल्कुल किया है। जो संपूर्ण भाव है पुस्तक उसमें उन्होंने उल्लेख किया, उसकी उन्होंने चर्चा की। लेकिन साथ ही साथ मनमोहन भाई जी ने ये भी कहा कि नहीं, जब तक इसकी आवश्यकता पड़ेगी तब तक आरक्षण ही जारी रहेगा। पर इस तरह का बयान आता है, बिहार चुनाव से पहले सरसंघ चालक का बयान आया, आरक्षण की समीक्षा की जाए। नहीं, मैं आपको बता दूं, आज मनमोहन वैद्य आरक्षण खत्म करने का इशारा करते हैं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए विनय जी। ऐसे एक तरफ तो ये बयान आ रहे हैं संघ से, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी, आपकी पार्टी लगातार पिछड़े, अति पिछड़े केशव प्रसाद मौर्य को क्यों बनाया जा रहा है प्रदेश अध्यक्ष, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से आते हैं, आप अगड़े पिछड़े डिस्कोर्स में घूम रहे हैं, उधर संघ कहीं ना कहीं पैर पर कुल्हाड़ी मार देता है। सच कह रहा हूं मैं? नहीं, आपकी बात का खंडन हो रहा है। हम लोग सब आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं। अभी आपने कहा सरसंघ चालक सब ब्राह्मण हुए हैं, हाँ, बाकी कोई नहीं हुए, एक रज्जू भैया को छोड़, हाँ, एक रज्जू भैया जी को छोड़ करके। ये शाश्वत सत्य है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बने हैं वो बने, उनकी जाति हम तो बदल नहीं सकते, कोई नहीं बदल सकता। हाँ, ये महज संयोग है, सब ब्राह्मण वो भी चित्पावन ब्राह्मण नहीं, चित्पावन नहीं है, सब है अलग अलग है। अच्छा, दो नहीं है, ठीक कह रहे हैं। तो इसीलिए सबको चित्पावन मत बना दीजिए, उनका अलग अलग है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब हम आरएसएस की चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए बीजेपी का भी। बीजेपी के जितने अभी मुख्यमंत्री हैं वो अधिकांश पिछड़े वर्ग से आते हैं। देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से तो आपकी प्रेरणा स्रोत, आपकी माँ कहती है आरक्षण बंद करो। सुनिए, तो इसीलिए आप ये देखिए कि जिसको हम आदर्श मानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, अगर ऐसे होता तब तो फिर वो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक प्रदेश प्रदेश नहीं प्रदेश के नहीं, मेरी बात तो सुनो। हाँ। उससे कोई नुकसान नहीं हुआ है, बिहार में नुकसान नहीं हुआ। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ कि उसके कारण कोई नुकसान हुआ। और ये भी जो डिबेट प्रारंभ करने की जो सोची जा रही है सब चीजें, हाँ, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। फिर तो अंबेडकर जी ने जो बहुत कुछ लिखा है, हाँ, अगर वो बोल देंगे तो फिर हाहाकार। नरेश अग्रवाल, ये मुद्दा होगा आने वाले चुनाव में, आरक्षण अल्पसंख्यकों के मुद्दे में थोड़ा बहुत ये मुद्दा भी होगा, लेकिन जाति व्यवस्था को हम इससे दूर नहीं कर सकते। मुझे याद है अभी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए तो कोई नहीं जानता था मोदी जी की जात क्या है। हाँ। अकस्मात एक लहर ऐसी आई और जितना बैकवर्ड में तेली लोग थे वो एकदम निकल पड़े कि मोदी हमारी जात के हैं। कुछ हमारे वैश्य बिरादरी के लोग कहने लगे कि मोदी वैश्य हैं, और मोदी की काबिलियत न देखकर उनके जाति आधार पर तमाम जातियां एकदम समर्थन देने लगी। तो ये एक व्यवस्था जो नंगा सच है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? इसके लिए कोई अदालत का आदेश हो, लेकिन जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, वो व्यवस्था अभी बनी रहेगी। और आरक्षण अभी देश के लिए जरूरी है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि जो इस परिवार को एक बार आरक्षण मिल गया उस परिवार को दोबारा आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर उनका लड़का कमजोर है तो उसको आरक्षण मिलना चाहिए। नहीं, मैंने ये भी विनय भाई ने कहा कि अगर एक बार IAS हो गया तो उसका लड़का क्यों पाएगा? ऐसे क्यों पाएगा? मैं पूछ रहा हूँ, विनय भाई ने यही ये जायज सवाल नहीं है क्या? विनय भाई अगर नेता हो गए तो उनका लड़का क्यों पाएगा? ये नहीं, ये देखिए दो अलग बात हो गई। नहीं, अगर आप IAS बन गए, आप सक्षम हो गए, तो फिर किस बात का आरक्षण? IAS बनने का मतलब सक्षम नहीं है, अभी व्यवस्था आरक्षण। आप अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, आप साधन संपन्न हो गए, तो फिर पूरे देश में एक रूपता लाइए। हाँ, तो आरक्षण अभी आप इतनी जल्दी समाप्त करने की बात करें तो राजनीतिक औजार है ना नरेश जी। ये बीजेपी में RSS लोग कर सकते हैं। हाँ, वही उन्होंने बिहार में किया, वही उत्तर प्रदेश में वैसे भी कर रहे हैं। आपको और बीजेपी चाहती है इस इशू से सवर्ण जात का वोट हम अपने पक्ष में करें, लेकिन बीजेपी को ये गलतफहमी है। अगर आरक्षण के इस मुद्दे पर उनकी यही विचार रहा तो जो बिहार में उनको देखने को मिला वही सीन उत्तर प्रदेश में उन्हें देखने को मिलेगा। और हम आरक्षण के पक्षधर नहीं, आरक्षण के सब लोग पक्षधर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो मैंने बात कही है वो कई जगह आरक्षण अभी जिनके लड़के संपन्न हो गए हैं उनको अभी आरक्षण नहीं मिलता है।
वो कहा जाता है कि भाई आप तो संपन्न हो गए हो, जो आरक्षण आपको मिलना चाहिए, परिवारों को मिलना चाहिए, वो क्रीमिलेयर हो गए, तो उसमें उनको नहीं मिलता है। नहीं, कोई क्रीमिलेयर लागू नहीं। हाँ, लागू है क्रीमिलेयर। नहीं, कोई क्रीमिलेयर कहाँ देश में कहीं क्रीमिलेयर बहुत जगह लागू है, कहीं नहीं लागू, पूरे देश में। मैं आपको बताता हूँ, है एडमिशन आप लेने जाओ तो अगर ओबीसी का कोटा है तो ओबीसी के कोटे में अगर आप उसमें आगे क्रीमिलेयर में, तो वो फिर बात खत्म हो जाए। अब लोगों के सवाल ले लेते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछिएगा, छोटे सवाल। एक मिनट आइए। देखिए, मेरा सवाल राकेश जी से है कि जाहिर है कि जातिगत और धार्मिक राजनीति शुरू से आपने भी की है। आप चाहे विनय कटियार का साथ दें या आप ना दें, ये सबको पता है कि कौन किसके सपोर्ट करता है। मेरा सवाल यह है कि गांधी जी के नाम पर जब दलित का मुद्दा होता है तो आपको गांधी जी याद आते हैं, लेकिन वही गांधी जी का हत्यारा नाथूराम गोडसे है जिसकी आप कभी मंजर आम पर मुखालिफत नहीं करते हैं। तो जाति को सपोर्ट करना आपने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बनाया है धर्म के नाम पर। आपकी सरकार में और सारी सरकारों में माइनॉरिटी अफेयर्स है, तो आप एक तरफ तो जाति और धर्म की राजनीति को खत्म करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ इस तरीके के मुस्लिम मंच बनाते हैं या धार्मिक मंच बनाते हैं। तो आप मुझे ये जवाब दे दीजिए कि आपने अभी इससे पहले डिबेट में कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ हैं। तो अब जब आप वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी यूपी चुनाव को लेकर न्यूज 24 का मेगा इवेंट मंथन जारी है। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम मंथन में थोड़ी देर में यूपी के सीएम अखिलेश यादव भी शिरकत करेंगे और इस बड़ी चर्चा में भाग लेंगे। आप बने रहिए न्यूज 24 के साथ। न्यूज 24 के मेगा इवेंट मंथन में देश और प्रदेश के जाने माने दिग्गज जुड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति की नफ्स पर पकड़ रखने वालों से हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या प्रदेश की राजनीति धर्म और जाति से ही चलेगी। आपको सीधे लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुखालफत करते हैं। नाथूराम गोडसे की जितनी निंदा की जाए वो निंदा का शब्द कम पड़ जाएगा। राष्ट्रपिता थे, और राष्ट्रपिता क्या, किसी के भी किसी हत्यारे का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। साक्षी महाराज तो कुछ और कहते हैं, साक्षी महाराज तो कुछ और कहते हैं। मैं संघ का मत साक्षी महाराज तो कहते हैं कि नहीं, उनकी याद में एक तारीख मुकर्रर की जाए। जी, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं? मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले जवाब। क्यों घबराते क्यों है भाई? हाँ, सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे ने हत्या की, कोर्ट ने उसको सजा दी, पूरा देश उस सजा के साथ खड़ा रहा। आप महिमा मंडन करते रहिए, संघ का उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, आरक्षण के सवाल पर मैं बता दूं कि गैर जरूरी विवाद को थोपने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो जान लें। माननीय श्री दत्तात्रेय होसवले जी का वीडियो जारी है। उस मीडिया से मैं अपील करता हूं, जो मीडिया जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, दत्तात्रेय जी के उस वीडियो को क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया का यह नैतिक कर्तव्य है कि संघ का जो वास्तव में स्टैंड है उसको जनता के सामने लाए। वोट के लिए समाज को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, निंदनीय काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को जोड़ने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम जो लोग असीम वकार प्रवक्ता हैं ये समाजवादी पार्टी के। पहले ही मैं इस डिस्क्लोजर के साथ, छोटा सवाल, कोई निजी आक्षेप नहीं। मैं बहुत अदब के साथ जनाब विनय कटियार साहब से एक सवाल पूछता हूं। बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पैरवी कर रहे हैं आप, और एक दौर हुआ करता था कि अयोध्या राम के नाम से जानी जाती थी और विनय कटियार के नाम से जानी जाती थी। आज का दौर यह आ गया है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और एजेंडे में राम है और ना चुनाव पैनल में विनय कटियार हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आप दोनों को अपनी सोच से बाहर कर दिया है? राम को भूल गई क्या? मैं सीधा सवाल, कोई व्यक्तिगत सवाल का आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। राम को भूल गई है क्या? राम को कोई नहीं भूल सकता, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तिरपाल में विराजमान है राम लल्ला। वो ठीक बात आप कह रहे हो, तिरपाल में विराजमान। हाँ, नेता ठाठ में है, भगवान राम टाट में है। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैं समय समय पर इस इशू को उठाता रहता हूँ। प्रधानमंत्री दुनिया घूम आए 2.5 साल में, राम लल्ला के दर्शन का वक्त नहीं मिला। मेरी बात सुन लीजिए जी। और इसीलिए हमने बात कही है कि भाई अध्यादेश जल्दी लावे, या तो अध्यादेश लावे या अदालत सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को वैसे
आपको जानकारी के लिए बता दें, डे टू डे हियरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो वो तो गया। अकेले सुब्रमण्यम स्वामी मोर्चा संभाले नहीं, बैठे हैं। नहीं, वो मोर्चा संभाल रहे हैं। वो ठीक है। बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा है? नहीं, हाँ हाँ हाँ, हाँ। एक मिनट, आपके पास माइक नहीं है राय साहब, माइक नहीं है आपके पास राय साहब, आप बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं नहीं, आपके पास माइक नहीं है, जब माइक होगा हम आएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रारंभ से ही राम मंदिर रहा है, बाकायदा उसका प्रस्ताव पारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जाते रामलला के दर्शन करने? अब ये 2014 से पहले बताया देवालय से शौचालय ज्यादा जरूरी, नहीं बताया कि नहीं बताया? नहीं, आपने जो बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या जाना चाहिए रामलला जी के दर्शन करने, हमसे भी अगर आप पूछोगे तो हम भी यही कहेंगे कि उनको जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए ये राम जन्मभूमि पर दर्शन करने। यही तो राजनीति जो हो रही है। राजबब्बर साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपने भी खाट यात्रा, खाट पर चर्चा और किसान रैली निकाली, आपके उपाध्यक्ष थे, और वो हनुमानगढ़ी चले जाते हैं, रामलला के दर्शन करने नहीं जाते। ये उस पार्टी के उपाध्यक्ष जिन्होंने ताले खुलवाए और शिलान्यास किया। राम के पास जाने से आपके खास वोट बैंक को गलत संदेश चला जाएगा, इसीलिए हनुमानगढ़ी चले गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। नहीं, इसका बिल्कुल कोई ऐसा औचित्य नहीं है। जहां तक सवाल है, अगर जाना होता है तो हम हनुमान जी के दर्शन करके हनुमानगढ़ी में गए हैं ना, तो क्या हनुमान राम के भक्त नहीं थे? मेरा ख्याल से इस देश ने हमेशा भक्तों का सम्मान किया है। अगर हमारे उपाध्यक्ष वहां हनुमानगढ़ी गए हैं तो अपने आप जो हनुमान जी जो है वो रामलला तक खबर पहुंचा देंगे, हमें कहने की जरूरत क्या है। लेकिन हम उस जगह पे जहां पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया है, हम उस भावना को हम किसी भी तरह से उत्तेजित नहीं करना चाहते। वो बाबरी मस्जिद को ढाया गया है, मैं अपनी आस्था के लिए किसी की दूसरे की आस्था को उसका निरादर करूं और उसको उकसाने का काम करूं, ये हमारे उपाध्यक्ष ने कभी किया, ना करेंगे। तो मतलब ये तो कुछ हालत ये हो गई कि सोनिया गांधी से मिलना था, अहमद पटेल से मिलकर आ गए। आपको लगता है कि अगर आप जो मानते हैं कि हनुमान जी अहमद पटेल साहब है, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा ये सुन के। मुद्दे क्या होंगे? अब मैं बात, दरअसल जात पात मुद्दा बन जाता है, राम मंदिर, आरक्षण, असल मुद्दा क्या है? अब मैं असल चर्चा पर आता हूं। कल हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 1 किलो घी, 1 किलो दूध भी मिलेगा, उसमें ताकतवर घी है, दूध भी है, लेडीज के लिए प्रेशर कुकर भी है, किसानों की बात भी है, नौजवानों को टेलीफोन देने की बात है। हाँ। सभी कुछ हमने दिया, ऐसा नहीं। बुनियादी बात क्या है? देखिए, आप इतने मजे हुए राजनेता हैं, बुनियादी बात क्या, मुद्दा क्या होगा, आप एड्रेस क्या कर रहे हैं? हमारा एक जनता के बीच मुद्दा पहले से पहुंच गया है, डेवलपमेंट का। और हमारी ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है जिसने पिछली बार जितने वादे करे थे सब वादे पूरे करे। एक पे भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता वादे हमने नहीं पूरे करे। और अब की हमने इसी मारे और प्रॉमिस किया है। तो हम 2 चीजों पे, एक तो गरीब और कमजोर को ऊपर उठाना चाहते हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट चाहते हैं, और चाहते हैं लोग रोजगार लेके लोग अपने पैरों पर खड़े हों, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बने जो देश में कहीं नाम दे। हमारी मुख्यमंत्री की सोच ये है, और उस सोच का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। तो हमने जाति पात से अलग उस सोच को देश के सामने रखा है, उत्तर प्रदेश के सामने रखा है, जो सोच आज उत्तर प्रदेश को चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उस सोच में, क्योंकि ये लोग तो अभी रामलला के नाम पर जन्मे थे, लेकिन अब रामलला को भूल गए। हम ऐसा नहीं है, ये तो उस नाम पे जन्मे थे, उसी नाम को भूल गए ये लोग। अब तो मुद्दा क्या है? विनय भाई भी शायद कभी साल में एक बार रामलला नहीं देख पाते होंगे, फैजाबाद जा ही नहीं पाते, ये भी रामलला भूल गए हैं। लेकिन हम लोग जनता को नहीं भूले हैं, हमारा मुद्दा जनता है, क्या चाहती और जनता को हम आपकी सेंस क्या कहती है? घोषणा पत्र आते जाते रहते हैं, वादे बहुत होते रहते हैं, चुनावी जुमले भी बहुत गढ़े जाते हैं, जनता क्या चाहती है? आप इनका दर्द उछाल रहे हैं, क्योंकि 2014 घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। कोई घोषणा पत्र है नहीं, वो क्या है? वो शुद्ध पोल तंत्र है, उसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। लैपटॉप बांटने चले थे, आधे लोगों को लैपटॉप भी नहीं मिल पाया, बाकी बीचे में बंद कर दिया। लैपटॉप की बड़ी चर्चा की थी इन लोगों ने, दंगा प्रदेश बन गया।
पूरे प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर तो इसका सीधा गवाह है। दंगा के माहिर दंगा प्रदेश की बात कहें और जो दंगा के माहिर हैं नहीं, वो इतना अगर दंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास मैं में सिर्फ कटियार जी नहीं, मेरे 2014 का एक मिनट, आपका जो घोषणा पत्र 3 साल करीब मेरा हो वही गए। बता रहा हूँ कितना पूरा किया? नहीं, वही घोषणा पत्र को मैं बोल रहा लैपटॉप थोड़ी अपना पहले नहीं बताया। संगीत सोम को टिकट मिल जाता है, सुरेश राणा को टिकट मिल जाता है, मलिक को टिकट मिल जाता है, जितने दंगे के आरोपी सबको टिकट। नहीं, दंगे के कोई आरोपी नहीं है ये। आरोपी नहीं है, जेल में नहीं सजा काट के आए ये। कहाँ जेल में सजा काटे? नहीं, सजा नहीं, जेल में गए। हाँ, जेल में गए, सजा हाँ। सजा काटना दंगा अलग का बात है। आरोप विनय भाई जो बजरंगी थे ये भी दंगा एक्सपर्ट थे। नहीं, मैं दंगा एक्सपर्ट कभी नहीं रहा हूँ, आप ये मत कहिए। लेकिन आप ये बताइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, दंगा चरम सीमा पर, इनके जो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, महिलाएं राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, ये तमाम चीजें हैं जो चुनाव के समय ये विषय सब उठेंगे। अभी तो इन्होंने घोषणा की है कि हमारी सरकार जब बनेगी तब हम इतना देंगे। मैं नरेश भाई से ये पूछना चाहता हूँ, आपने 100 के ऊपर सीटें कांग्रेस को दी थी, तो आप तो चुनाव तो पहले हार गए। अगर आप पूरे 400 पर चुनाव लड़ते तो उसमें जो 100 सीटें दी तो आपकी 30-35 सीटें आ जाती। इसमें कोई दो राय नहीं है, इतनी सीटें तो आपकी आई जाती। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था। महाराष्ट्र में आप शिवसेना से गठबंधन किया था। मेरी बात सुनिए भाई, आप बल्कि चुनाव हार गए। मैं बात उत्तर प्रदेश में छोटे मोटे दलों से आप गठबंधन कर रहे हैं। बात तो सुनिए, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, आप तो बड़े दल के साथ कर रहे हो, छोटे मोटे गठबंधन तो एक अलग बात होती है भाई। 2-4 सीटों का किसी को हो गया, 8 सीटों का हो गया, वो तो एक अलग बात। ये तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, उनके पिताश्री तो इसके गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था क्या? सीधा सवाल है ये। नहीं था, सीधे अपने हम देश को एक संदेश देना चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त कर तो 2019 में अकेले दम पर क्यों नहीं? कांग्रेस को लेना साथ में था, क्योंकि 2019 की राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही हमारे साथ रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कांग्रेस नहीं रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने हमेशा तो मैं धोखा दिया कांग्रेस को है। लेकर ये आपको मालूम है, राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धोखा दिया, और उसी के चलते हुए मुलायम सिंह जी ने भी इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया था। ये आपको सबको याद होगा, सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम अगर किसी ने किया था तो मुलायम सिंह जी ने किया था। तो बीजेपी नहीं आई। जिस व्यक्ति ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, राज बब्बर साहब, उस राज्य में उसी व्यक्ति की पार्टी के साथ इस तरह का गठबंधन क्यों? और वो भी उस सूबे में जहां 89 तक लगभग आपका एक छत्र राज था, कि आज 403 सीटों में से आपकी वक्त रह गई 105 सीटों की। हमारी क्या वक्त रह गई, पहले अपने पहले सवाल का जवाब ले लीजिए। आपको 2004 और 2009 की याद नहीं आती कि यही पार्टी के साथ में मिलकर हमने सरकार चलाई? ये बातें कहना, आपको अपने मतलब की बात याद रहे और आप वो कह दें। आपको क्या मालूम कि सोनिया जी ने क्या सोचा और क्या कहा? अब उसके बाद में आप आज कह रहे हैं अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कहा होता तो शायद 2004 की सरकार केंद्र में ना बनती, जो समाजवादी की सहमति से और समाजवादी के साथ लेकर बनी। 2009 यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश। आप किसी हत्यारे का महिमा मंडन नहीं होना चाहिए। साक्षी महाराज तो कुछ और कहते हैं, साक्षी महाराज तो कुछ और कहते हैं। मैं संघ का मत बता रहा हूं। साक्षी महाराज तो कहते हैं कि नहीं, उनकी याद में एक तारीख मुकर्रर की जाए। जी, आप उनके साथ क्यों खड़े हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मैं किसी के साथ नहीं खड़ा। साक्षी महाराज का मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए, सुन लीजिए, आप सुन लीजिए पहले जवाब क्यों घबराते क्यों है भाई? हाँ, सवाल सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। नाथूराम गोडसे ने हत्या की, कोर्ट ने उसको सजा दी, पूरा देश उस सजा के साथ खड़ा रहा। आप महिमा मंडन करते रहिए, संघ का उससे कुछ नहीं बिगड़ेगा। दूसरा, आरक्षण के सवाल पर मैं बता दूं, आरक्षण के सवाल पर मैं बता दूं कि गैर जरूरी विवाद को थोपने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं वो जान लें। माननीय श्री दत्तात्रेय होसवले जी का वीडियो जारी है। उस मीडिया से मैं अपील करता हूं, जो मीडिया
जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, दत्तात्रेय जी के उस वीडियो को क्यों नहीं दिखा रही है? मीडिया का ये नैतिक कर्तव्य है कि संघ का जो वास्तव में स्टैंड है उसको जनता के सामने लाए। वोट के लिए समाज को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे हैं, निंदनीय काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश को जोड़ने का काम कर रहा है, देश को तोड़ने का काम जो लोग कर रहे असीम हैं, वकार प्रवक्ता हैं ये समाजवादी पार्टी के। पहले ही मैं इस डिस्क्लोजर के साथ, छोटा सवाल, कोई निजी आक्षेप नहीं। नहीं, मैं बहुत अदब के साथ जनाब विनय कटियार साहब से एक सवाल पूछता हूं। बहुत सीनियर मोस्ट लीडर हैं उत्तर प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पैरवी कर रहे हैं आप। और एक दौर हुआ करता था कि अयोध्या राम के नाम से जानी जाती थी और विनय कटियार के नाम से जानी जाती थी। आज का दौर यह आ गया है कि ना तो भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो और एजेंडे में राम है और ना चुनाव पैनल में विनय कटियार हैं। तो क्या यह मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने आप दोनों को अपनी सोच से बाहर कर दिया है? राम को भूल गई क्या? मैं सीधा सवाल, कोई व्यक्तिगत सवाल का आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। राम को भूल गई है क्या बीजेपी? राम को कोई नहीं भूल सकता, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तिरपाल में विराजमान है राम लल्ला। वो ठीक बात आप कह रहे हो, तिरपाल में विराजमान। हाँ हाँ, नेता ठाट में है, हाँ। भगवान राम टाट में है। हाँ। ये बात तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैं समय समय पर इस इशू को उठाता रहता हूँ। प्रधानमंत्री दुनिया घूमा है 2.5 साल में, रामलला के दर्शन का वक्त नहीं मिला। मेरी बात सुन लीजिए जी। और इसीलिए हमने एक बात कही है कि भाई अध्यादेश जल्दी लावे, या तो अध्यादेश लावे या अदालत सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, डे टू डे हेयरिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट अब तैयार हो गया। वो तो अकेले सुब्रमण्यम स्वामी मोर्चा संभाले नहीं, वो मोर्चा संभाल रहे हैं। वो ठीक है। बीजेपी की तरफ से क्या हो रहा है? नहीं हाँ 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 हाँ। एक मिनट, आपके पास माइक नहीं है राय साहब, माइक नहीं है आपके पास राय साहब, आप बात जारी रखिए। हाँ, तो मैं नहीं, आपके पास माइक नहीं है, जब माइक होगा हम आएंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में प्रारंभ से ही राम मंदिर रहा है, बाकायदा उसका प्रस्ताव पारित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं जाते रामलला के दर्शन करने? अब ये 2014 से पहले बताया देवालय से शौचालय ज्यादा जरूरी, नहीं बताया कि नहीं बताया? नहीं, आपने जो बात कही है कि नरेंद्र मोदी जी को अयोध्या जाना चाहिए रामलला जी के दर्शन करने, हमसे भी अगर आप पूछोगे तो हम भी यही कहेंगे कि उनको जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए, ये राम जन्मभूमि पर दर्शन करने। यही तो राजनीति जो हो रही है। राज बब्बर साहब, आपसे भी पूछना चाहूंगा, आपने भी खाट यात्रा, खाट पर चर्चा और किसान रैली निकाली, आपके उपाध्यक्ष थे, और वो हनुमानगढ़ी चले जाते हैं, रामलला के दर्शन करने नहीं जाते। ये उस पार्टी के उपाध्यक्ष जिन्होंने ताले खुलवाए और शिलान्यास किया। राम के पास जाने से आपके खास वोट बैंक को गलत संदेश चला जाएगा, इसीलिए हनुमानगढ़ी चले गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। नहीं, इसका बिल्कुल कोई ऐसा औचित्य नहीं है। जहां तक सवाल है, अगर जाना होता है तो हम हनुमान जी के दर्शन करके हनुमानगढ़ी में गए हैं ना, तो क्या हनुमान राम के भक्त नहीं थे? मेरा ख्याल से इस देश ने हमेशा भक्तों का सम्मान किया है। अगर हमारे उपाध्यक्ष वहां हनुमानगढ़ी गए हैं तो अपने आप जो हनुमान जी जो है वो रामलला तक खबर पहुंचा देंगे, हमें कहने की जरूरत क्या है। लेकिन हम उस जगह पे जहां पर बाबरी मस्जिद को ढाया गया है, हम उस भावना को हम किसी भी तरह से उत्तेजित नहीं करना चाहते। वो बाबरी मस्जिद को ढाया गया है, मैं अपनी आस्था के लिए किसी की दूसरे की आस्था को उसका निरादर करूं और उसको उकसाने का काम करूं, ये हमारे उपाध्यक्ष ने कभी किया, ना करेंगे। तो मतलब ये तो कुछ हालत ये हो गई कि सोनिया गांधी से मिलना था, अहमद पटेल से मिलकर आ गए। आपको लगता है कि अगर आप जो मानते हैं कि हनुमान जी अहमद पटेल साहब है, तो मुझे सिर्फ इतना ही कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा ये सुन के। मुद्दे क्या होंगे? अब मैं बात, दरअसल जात पात मुद्दा बन जाता है, राम मंदिर, आरक्षण, असल मुद्दा क्या है? अब मैं असल चर्चा पर आता हूँ। कल हमारी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। 1 किलो घी, 1 किलो दूध भी मिलेगा, उसमें ताकत घी है, दूध भी है, लेडीज के लिए प्रेशर कुकर भी है, किसानों की बात भी है, नौजवानों को टेलीफोन देने की बात है। हाँ। सभी कुछ हमने दिया, ऐसा नहीं। बुनियादी बात क्या है? देखिए, आप इतने मजे हुए राजनेता हैं, बुनियादी बात क्या है? मुद्दा क्या होगा? आप एड्रेस क्या कर रहे हैं? लोग हमारा एक जनता के बीच मुद्दा पहले से पहुंच गया है, डेवलपमेंट का।
और हमारी ऐसी पार्टी है, ऐसी सरकार है जिसने पिछली बार जितने वादे करे थे सब वादे पूरे करे। एक पे भी कोई प्रश्न नहीं उठा सकता वादे हमने नहीं पूरे करे। और अब की हमने इसी मारे और प्रॉमिस किया है। तो हम दो चीजों पे, एक तो गरीब और कमजोर को ऊपर उठाना चाहते हैं, दूसरा उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट चाहते हैं, और चाहते हैं लोग रोजगार लेके लोग अपने पैरों पर खड़े हों और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बने जो देश में कहीं नाम दे। हमारी मुख्यमंत्री की सोच ये है और उस सोच का उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया। तो हमने जाति पात से अलग उस सोच को देश के सामने रखा है, उत्तर प्रदेश के सामने रखा है, जो सोच आज उत्तर प्रदेश को चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि उस सोच में, क्योंकि ये लोग तो अभी रामलला के नाम पर जन्मे थे लेकिन अब रामलला को भूल गए, हम ऐसा नहीं है। ये तो उस नाम पे जन्मे थे, उसी नाम को भूल गए ये लोग। अब तो मुद्दा क्या है? विनय भाई भी शायद कभी साल में एक बार रामलला नहीं देख पाते होंगे, फैजाबाद जा ही नहीं पाते, ये भी रामलला भूल गए हैं। लेकिन हम लोग जनता को नहीं भूले हैं। हमारा मुद्दा जनता है। जनता क्या चाहती और जनता को हम आपकी सेंस क्या कहती है? घोषणा पत्र आते जाते रहते हैं, वादे बहुत होते रहते हैं, चुनावी जुमले भी बहुत गढ़े जाते हैं। जनता क्या चाहती है? आप इनका दर्द उछाल रहे हैं क्योंकि 2014 घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। कोई घोषणा पत्र है नहीं, वो क्या है? वो शुद्ध पोल तंत्र है, उसमें इसके अलावा कुछ है नहीं। लैपटॉप बांटने चले थे, आधे लोगों को लैपटॉप भी नहीं मिल पाया, बाकी बीचे में बंद कर दिया। लैपटॉप की बड़ी चर्चा की थी इन लोगों ने। दंगा प्रदेश बन गया पूरे प्रदेश के अंदर। मुजफ्फरनगर तो इसका सीधा गवाह है। दंगा के माहिर दंगा प्रदेश की बात कहें, और जो दंगा के माहिर हैं नहीं, वो इतना अगर दंगा उत्तर प्रदेश के इतिहास मैं सिर्फ कटियार जी 2014 का आपका जो घोषणा पत्र 3 साल करीब मेरा वही बता रहा हूँ कितना पूरा क्या किया? नहीं, वही घोषणा पत्र को मैं बोल रहा हूँ। थोड़ी अपना पहले संगीत सोम को टिकट मिल जाता है, सुरेश राणा को टिकट मिल जाता है, मलिक को टिकट मिल जाता है, जितने दंगे के आरोपी सबको टिकट। नहीं, दंगे के कोई आरोपी नहीं है। ये आरोपी नहीं है, जेल में नहीं सजा काट के आए ये। कहाँ जेल में सजा काटे? नहीं, सजा नहीं, जेल में गए। हाँ, जेल में गए, सजा हाँ। सजा काटना दंगा का आरोप था। विनय भाई जब बजरंगी थे ये भी दंगा एक्सपर्ट थे। नहीं, मैं दंगा एक्सपर्ट कभी नहीं रहा हूँ, आप ये मत कहिए। लेकिन आप ये बताइए, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, दंगा चरम सीमा पर, इनके जो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, महिलाएं राज्य में सुरक्षित नहीं हैं। ये तमाम चीजें हैं जो चुनाव के समय ये विषय सब उठेंगे। अभी तो इन्होंने घोषणा की है कि हमारी सरकार जब बनेगी तब हम इतना देंगे। मैं नरेश भाई से ये पूछना चाहता हूँ, आपने 100 के ऊपर सीटें कांग्रेस को दी थी, तो आप तो चुनाव तो पहले हार गए। अगर आप पूरे 400 पर चुनाव लड़ते तो उसमें जो 100 सीटें दी तो आपकी 30-35 सीटें आ जाती। इसमें कोई तो राय नहीं है, इतनी सीटें तो आपकी आई जाती। अपनी ताकत पर पूरा भरोसा नहीं था। महाराष्ट्र में आप शिवसेना से गठबंधन किया था। मेरी बात सुनिए भाई, आप ऐसा चुनाव हार गए। मैं बात उत्तर प्रदेश में छोटे मोटे दलों से गठबंधन कर रहे हैं। बात तो सुनिए, उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, आप तो बड़े दल के साथ कर रहे हो, छोटे मोटे गठबंधन तो एक अलग बात होती है भाई। 2-4 सीटों का किसी को हो गया, 8 सीटों का हो गया, वो तो एक अलग बात। ये तो आप एक राष्ट्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर रहे हो, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अखिलेश यादव जी, उनके पिता श्री तो इसके गठबंधन के पक्ष में नहीं है। अपनी ताकत पर भरोसा नहीं था क्या? सीधा सवाल है ये। नहीं था, सीधे अपने हम देश को एक संदेश देना चाहते थे कि हम उत्तर प्रदेश से सांप्रदायिक शक्तियों को समाप्त कर 2019 में अकेले दम पर नहीं, कांग्रेस को लेना साथ में था, क्योंकि 2019 की राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ही हमारे साथ रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर हमारी कांग्रेस नहीं रहेगी। राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने हमेशा तो मैं धोखा दिया कांग्रेस है। को लेकर ये आपको मालूम है, राष्ट्रीय स्तर पर सांप्रदायिक कांग्रेस पार्टी ने हमेशा धोखा दिया, और उसी के चलते हुए मुलायम सिंह जी ने भी इनको प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया था। ये आपको सबको याद होगा। सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का काम अगर किसी ने किया था तो मुलायम सिंह जी ने किया था। तो बीजेपी नहीं आई। जिस व्यक्ति ने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, राज बब्बर साहब, उस राज्य में उसी व्यक्ति की पार्टी के साथ इस तरह का गठबंधन क्यों? और वो भी उस सूबे में जहां 89 तक लगभग आपका एक छत्र राज था, कि आज 403 सीटों में से आपकी वक्त रह गई 105 सीटों की। हमारी क्या वक्त रह गई, पहले अपने पहले सवाल का जवाब ले लीजिए।
आपको 2004 और 2009 की याद नहीं आती कि यही पार्टी के साथ में मिलकर हमने सरकार चलाई? ये बातें कहना, आपको अपने मतलब की बात याद रहे और आप वो कह दें। आपको क्या मालूम कि सोनिया जी ने क्या सोचा और क्या कहा? अब उसके बाद में आप आज कह रहे हैं, अगर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कहा होता तो शायद 2004 की सरकार केंद्र में ना बनती, जो समाजवादी की सहमति से और समाजवादी के साथ लेकर बनी। 2009 यूपी चुनाव पर हमारी खास पेशकश, आप मंथन देख रहे हैं और पूरे दिन मंथन जारी रहेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको सीधे लिए चलते हैं यूपी की राजधानी लखनऊ, जहां हमारा खास कार्यक्रम मंथन जारी है। रमन कुमार सवाल पूछना चाहते मेरा हैं। सवाल विनय कटियार जी और नरेश अग्रवाल जी से है। विनय कटियार जी, क्या आपको लगता है कि अब आपकी पीढ़ी के नेता बीजेपी से आउटडेटेड हो गए हैं, इसीलिए जो सूची जारी हुई है नेताओं की, उस लिस्ट में आपका नाम है? जैसा कि अभी एक सवाल आया था कि आप फायर ब्रांड लीडर रहे हैं, आपकी लोकप्रियता काफी ज्यादा थी, कार्यकर्ता तक पकड़ थी, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, लेकिन क्या आपको लगता है कि लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जो संरक्षक की भूमिका में हैं, क्या वो दायरा और बढ़ेगा पार्टी के नेताओं में? और नरेश अग्रवाल जी, आपसे एक सवाल है कि अभी जो बीजेपी ने संरक्षक घोषित किया था लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को, अब आपने मुलायम सिंह यादव को भी संरक्षक घोषित किया है। क्या मुलायम सिंह यादव अब आउटडेटेड हो गए हैं राजनीति से? नहीं, देखिए, हम आपकी बात का जवाब दे दें। हम लोगों ने कभी मुलायम सिंह जी को आउटडेटेड नहीं कहा, लेकिन अगर उनका पुत्र उनके सामने आगे बढ़ रहा है तो नेता पिता का हरदम कर्तव्य होता है उसको आशीर्वाद देना। तो हमने नेताजी को संरक्षक रखा कि आप आशीर्वाद दीजिए। नहीं, उनका युग बीत गया क्या? नहीं, मुलायम युग का अंत हो गया? नहीं, किसी के युग का अंत नहीं होता है, लेकिन समाज में यंगस्टर्स को भी भुलाया नहीं जा सकता है। यूथ को आज कोई ये नहीं कह सकता कि इनकी अवहेलना करें या इनको भूल के हम राजनीति करें। यंगस्टर तो अब उत्तर प्रदेश चुनाव पर हमारी खास पेशकश मंथन देख रहे हैं। सुबह से ही ये मंथन जारी है।